हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो के अंदर। और जो आज का टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु इन 2024। दोस्तों वैसे तो जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आया था इन 2019, तब से अभी तक जो एक्सपेंसेस का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी की डेट में जो आपकी सैलरी है वो आप सोच सकते हैं कि शायद इतने ज़्यादा ना बढ़े जिस हिसाब से एक्चुअली एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑलमोस्ट 4000 प्लस यहाँ पर कंपनीज़ हैं, जिसमें आईटी कंपनीज़ भी हैं, दूसरी कंपनीज़ भी हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बेंगलोर के जो लोग हैं या जो यहाँ के यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद जो हर कोई आईटी में काम करता है तो उनकी सैलरी शायद बहुत ज़्यादा होगी, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा है कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं तो हो सकता है कि उनकी सैलरी जो दूसरी सिटीज़ है उनसे कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो डेफिनेटली उनसे बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं रेंट के। क्योंकि क्या होता है कि आप यहाँ पर रेंट के लिए जाते हैं, तो जैसे अगर आपको 2 BHK लेना है, तो शुरुआत में जब मैं आया था तो उस समय अगर आप स्टैंड अलोन किसी घर के अंदर अगर आप 2 BHK देखते हैं तो हो सकता है कि 16 से लेके 20-22 तक मुझे शुरुआत में दिख रहा था। लेकिन अभी की डेट में अगर आप 2 BHK किसी भी सोसाइटी में देखते हैं या इवन स्टैंड अलोन, सो आई थिंक इट विल स्टार्ट एटलीस्ट मोर देन 20,000। तो 20,000 रुपये से तो ऊपर ही आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। हो सकता है 25,000 हो, 27,000 हो, 30,000 हो, लेकिन उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे को तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी कॉस्ट तो पड़ ही जाती है आराम से। और सबसे उसके साथ ये इशू ये भी होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रेंटल वहाँ पर पेमेंट दे रहे हो, उसके अलावा आपको जो मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, जो कि सोसाइटी में डिफ़र करता है। तो 2,000 से लेके 3,000 रुपये तक तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ही आपको बियर करना पड़ेगा। तो मान लो आपका जो रेंटल का जो एक्सपेंस है वो 20,000 रुपये है, तो 3,000 रुपये तो आपके उस मेंटेनेंस के कॉस्ट हो गए। तो यानी कि 23,000 रुपये में आपको पड़ा, तो विच इज़ वेरी वेरी हाई। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। हो सकता है कि जहाँ पर आपको 25,000 का रेंट है तो वहाँ पर हो सकता है 28,000 रुपये तक जा रहा हो। तो और ये बहुत नॉर्मल है बेंगलोर में। जो लोग बेंगलोर में यहाँ पर रहते हैं, तो कोई भी बोलेगा कि यार अब आप फिर बेंगलोर छोड़ के कहीं और क्यों नहीं रहने चले जाते। देखो ऐसा होता है कि आपको जहाँ पर भी आपका काम होता है, जहाँ पर भी आपको जॉब मिलती है, या आपका जहाँ पे भी रोजी रोटी चल रही होती है, तो डेफिनेटली आप उसी शहर में आप रहते हो, आपको वहीं रहना पड़ता है। अभी मान लो कोई बंदे का अगर मान लो कहीं पर किसी का आईटी से रिलेटेड जॉब है, तो डेफिनेटली उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो बिग सिटीज़ हैं उनके अंदर ही ज़्यादा होगी। हो सकता है दिल्ली, बैंगलोर, या आपका मुंबई वगैरह की लोकेशंस में, या किसी बड़े शहर में ही होगा। तो और आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेटली फिर वहाँ की कॉस्ट उतनी बियर करनी ही पड़ती है। लेकिन ये लोगों का जो ये माइंडसेट है कि यार नहीं, आईटी में काम करते होंगे तो पता नहीं लाखों करोड़ों ही कमाते होंगे, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती। हाँ, डेफिनेटली दूसरे सिटीज़ से ज़्यादा होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले ये हो गया। उसके अलावा जब भी आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको एक फ़िक्स डिपॉज़िट देना पड़ता है, जो कम से कम 5-6 मंथ्स तो होता ही है। मतलब आप ये मान लो आप कहीं पे भी रहते हो तो कम से कम लाख रुपए का फ़िक्स डिपॉज़िट का अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। और वो हो सकता है कि वो लाख रुपए से 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, इतना भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आ गए तो आप तुरंत ही आप ले पाओगे। आपको साथ में फ़िक्स डिपॉज़िट के पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे, और आप रेंटल का अमाउंट भी आपके पास होना चाहिए। देन ओनली आप कहीं पर भी रेंट में घर अफोर्ड कर पाओगे। और एक और चीज़ है कि जब आप कभी इस यहाँ पर आते हैं तो आपको हो सकता है कि आप इमीडिएटली घर ना ढूंढ पाओ, तो आपको किसी एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस तरीके का भी आपको फ्लैट चाहिए, जिस तरीके का भी आपको लोकेलिटी चाहिए, तो उनको कम से कम आपको 1 मंथ, या अगर आपका रेंट ज़्यादा है तो हाफ मंथ ऑफ रेंट आपको एज अ कमीशन भी देना पड़ता है, जो कि अगेन एक बिग कॉस्ट रहता है। और इन एडिशन टू दिस, अगर आप जब भी आप घर छोड़ते हैं तो जो भी आपका जो हाउस है उसमें से जो पेंटिंग का जो कॉस्ट होता है वो 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये वो लोग आपके फिक्स डिपॉजिट से कट करके ही आपको देते हैं। तो ये भी आप मान के चलिए कि ये भी एक एडिशनल कॉस्ट है। और ये हो गया आपको पहली बात तो रहने का। जो ग्रॉसरीज का कॉस्ट है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2-3-4 मेंबर्स की, 2 से लेके 5 मेंबर्स की आप आपके घर में मेंबर्स हैं, तो आई बिलीव कि कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच की ग्रॉसरी तो आराम से आपको आ जाएगी। और सब्जियों के रेट तो बहुत ज़्यादा है। आप सब्जियां तो आप मान लो कि अगर आप 200-300 रुपये, तो आप एक बार में जाते हो तो 200-300 रुपये की सब्जियां तो लग ही जाती है।
और वैसे जो बाहर से आते हैं तो डेफिनेटली उस केस में आपको आप कोशिश करोगे कि आप घर के पास में ही रहो, तो हाँ आपका जो है ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम लगेगा। हो सकता है 50-60 रुपये के आसपास में आपको एक वन वे का आपको ऑटो का कॉस्ट लग जाए, लेकिन दोनों तरफ का आने का 100 रुपये का फेयर, तो यानी कि 3,000 रुपये आप मंथली वो भी कॉस्ट मान लो। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है आपको कैब वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो शायद वो कॉस्ट आपका बच जाए। लेकिन हाँ, आप जो वीकेंड है, अब ऐसा तो नहीं हुआ कि आप हर समय घर पे ही रहोगे, आप वीकेंड में डेफिनेटली बाहर जाना पसंद करोगे। तो कम से कम 4 वीकेंड रहते हैं जिसके अंदर कम से कम 2 दिन की छुट्टी होती है, तो आप उसमें एक दिन भी जाते हो। तो आई बिलीव कि कहीं पर भी जाना है बेंगलोर में, अगर आपके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है तो इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। आप ये मान लो कि जब कभी लोग एयरपोर्ट से मीन बेंगलोर तक भी आते हैं ना, तो उनको 1600-1700 रुपये तक का भी किराया भाड़ा टैक्सी का देना पड़ जाता। तो यहाँ पर अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आप कहीं भी जा रहे हो तो कम से कम 400-500 रुपये तो वन वे का आपका कॉस्ट है, और वापस आने का अपना ही लगा लो तो 1,000 रुपये तो यही हो गए। अगर आप 4 बार भी कहीं चले जाते हो कम से कम 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो ये मान लो कि आपको आराम से 4 से 4,500 रुपये आपका एक महीने का वही खर्चा हो जाएगा। और रही बात जैसे आपका खाने का, अगर मान लो अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हो तो आजकल रेस्टोरेंट के कॉस्ट तो सब जगह ही हाई हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली बेंगलोर, अगर आप किसी दूसरी सिटी में भी जाते हो तो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप एक सब्ज़ी, एक दाल और एक स्टार्टर भी मंगाते हो तो आपको 600-700 रुपये का बिल तो आराम से हो जाता है। तो अगर आप ये भी आप जोड़ लो, आप 4 हफ्ते में 4 बार अगर आप बाहर खाना खा लेते हो, वो भी या 1 और 2 टाइम्स, तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो आप ये कॉस्ट भी आप जोड़ लो कि आपको ये भी लगेगा। उसके अलावा आपका गैस वगैरह 1,000 रुपये 1,100 रुपये गैस के आपको चाहिए। इंटरनेट आपको एक अच्छा प्लान कम से कम 850-900 रुपये का मिनिमम इंटरनेट का कॉस्ट आपको एडिशनली लग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आई बिलीव कि कम से कम आप 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का कॉस्ट मानो। और वाटर के चार्जेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वो भी आप ये मान के चलो कि कम से कम 500-600 रुपये का ये लग जाता है। तो ये मैं आपको एक फैमिली के एंगल से बोल रहा हूँ, जो एक स्मॉल फैमिली है 2-3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स, तो उनके कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो मैंने ये जो खाने पीने का ये जो मैंने कॉस्ट आपको बताया, दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल पर्सन। अगर आप ज़्यादा लोग जाते हैं तो डेफिनेटली दैट कॉस्ट विल इंक्रीज़। और फिर आप कुछ और भी, अगर आप जैसे मूवी वगैरह के लिए जाते हैं तो यहाँ पर तो मूवीज़ की टिकट इतने ज़्यादा हाई हैं कि क्या बताऊँ। अगर आप पूना में जो मूवी, बहुत सारी मूवी जो आप पूना में देखते हैं, हो सकता है 200 रुपये की कॉस्ट में आपको कोई टिकट मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको 350-400 तक भी उस मूवी की टिकट हो सकती है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडिशनल कॉस्ट जो कि बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो ओवरऑल हाँ, घर की क्लीनिंग, तो अगर आप जैसे यहाँ पर आपको हाउस मेड वगैरह चाहिए, पहली बात तो लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन वो वो ढूंढते हैं। तो कम से कम बर्तन करने के लिए और घर की साफ़ सफाई के लिए कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये आपको 2 BHK के तो आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपने कुछ खाना वाना बनाने वाली रखी है तो देन या रखा है तो देन इट विल कॉस्ट बिटवीन 6,000 टू 10,000। तो उसके बीच में वो आपको एक बार का आके आपका घर का खाना वाना बनाना का सारा काम कर सकते हैं। तो इतना भी अगर आप ये फैसिलिटीज़ अगर आप लेते हो तो देन इसका कॉस्ट टोटली आपको एडिशनल पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिनिमम है, जो कि अगर आप बेंगलोर सिटी में आते हो और आपकी एक छोटी सी फैमिली है तो आपको इतना कॉस्ट तो आपको बियर करना पड़ेगा। और फिर बाकी है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और अगर आपका लाइफस्टाइल इससे बेहतर है, आप इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से रहते हैं, आपको कुछ और चीज़ें भी लगती हैं, तो देन वो कॉस्ट डेफिनेटली आपका बढ़ने ही वाला है। तो कंपेयर टू व्हाट सैलरी यू आर एक्चुअली गेटिंग इन बेंगलुरु ना, तो इतना नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा आप सेविंग कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर पैसा बचा पाते हैं। हाँ, ये है कि आपको जिस हिसाब से सैलरी मिलती है उसमें आपका मुझे लगता है कि कम से कम 30 से लेके 50% के बीच में आपका एक्सपेंडिचर में निकल जाता है। उसके बाद ही आप कुछ जो सेविंग के बारे में सोच सकते हैं। बाकी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु इज़ रियली रियली वेरी हाई। तो जो भी बंदा यहाँ पर अगर आता है या आने का प्लान कर रहा है तो वो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके चले कि हाँ यार, मेरे को कितनी सैलरी मिलती है, उसके बीच में मैं अपना घर का, अपना इंटरनेट का, अपना गाड़ी का, अपना पेट्रोल का, अपना घर का खाने का, ग्रोसरी का, अपना जो है
गैस सिलेंडर का, अपना इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, इन सब का कॉस्ट लगा के मेरे को क्या ये सच में परवड़ता है। अगर उसको परवड़ता है, उसकी सैलरी उससे ज़्यादा है, तभी उसको जो है बेंगलोर आपको उसको मूव करने का सोचना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि तभी वो डिसीजन हो पाएगा। सो ओवरऑल आई बिलीव कि ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि बेंगलोर में रहने के लिए आपको लगते हैं, तो आप इसी अकॉर्डिंगली डिसीजन बनाएं। सो आई थिंक आपको मेरे पूरे एक एक्सप्लेनेशन से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको मिनिमम कितना खर्चा बेंगलोर में आने वाला है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ एक्चुअली informative for you. If you like these kind of videos, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Okay, bye.